हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसीजन प्रेप। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा यूनिट 4। यूनिट 3 मैंने पहले स्किप कर दिया बिकॉज यूनिट 4 जो है दैट इज लेसन नंबर 5। यूनिट 4 इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन यूनिट 3। ऑल द यूनिट्स आर इक्वली डिवाइडेड, लेकिन ये यूनिट अगर पहले कर लोगे सो आपको यूनिट 3 करने में जो है थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और एक बात, व्हाट आई एम नोटिसिंग कि मेरे वीडियोस पे व्यूज तो आते हैं, वॉचिंग आवर्स तो बढ़ते हैं, बट ये पीपल आर नॉट सब्सक्राइबिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा? अभी तो सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 2 है, अभी तो पूरा सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 बचा हुआ है ना, तभी तो मैं वीडियोस बनाऊंगी, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपके काम का कंटेंट है, वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूं मैं आपको, सो प्लीज काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट बाकी लोगों की भी हेल्प आए और आपके लिए भी बेनिफिट हो जाए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम अपने यूनिट 4 को, दैट इज लेसन नंबर 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस चैप्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस चैप्टर में ज्यादातर आज तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं, जो मैंने आज भी पेपर अपलोड किया है यूट्यूब पे, उसमें भी क्या है ना कि शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा आते हैं। आपको 5 या 4 ऑप्शंस दे दिया एंड यू हैव टू राइट डाउन द नोट ऑन इट। सो 5+5+5 में या 6+6+6 में इस तरह करके ना आपसे शॉर्ट नोट बहुत पूछ रहा है। तो हर टॉपिक को अच्छे से करना, चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर करते हैं। ठीक है, चैप्टर क्या है आपका? दैट इज, चैप्टर का नाम ही है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स से क्या करना है ना, मोबिलाइज करना है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात आती है तो व्हाट आर द रिसोर्सेज? रिसोर्सेज तो कैसे भी हो सकते हैं। इट मे बी आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए हो बिजनेस को, ठीक है, या ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, दैट इज स्किल, एक्सपर्टीज, वो सब चाहिए, या टेक्निकल रिसोर्सेज चाहिए, है ना। मेनली यही 3 रिसोर्सेज होते हैं, और ऐसे करके 8 और काइंड ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास, हम वो रीड करेंगे। सो ये सब रिसोर्सेज, दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ अ मीन जिसकी वजह से बिजनेस चलता है, उन्हें मोबिलाइज करना है। मोबिलाइज करने का मतलब है वी हैव टू प्रिक्योर द रिसोर्सेस। कहीं से वो रिसोर्सेस को हम क्या करेंगे ना, सोर्स करेंगे, कहीं से वो रिसोर्सेस लेकर आएंगे, एंड वी नीड टू पुट दोज रिसोर्सेस इनटू इट्स ऑप्टिमम यूज फॉर the growth of the business, for the expansion of the business, that is resource mobilization। एक पर्सन यही तो करता है ना। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कितना काम चल रहा है, कोल्ड कॉफी हो गया, मखानास का कितना काम चल रहा है। लोग क्या कहते हैं कि आप मखानास लेकर आओ, उसमें क्या करो, उसमें वैल्यू ऐड करो। अब वैल्यू ऐड करने के लिए क्या चाहिए? अ पर्सन कैन नॉट डू इट डायरेक्टली, उसमें और लेबर लगेगा, दैट मीन उसको क्या चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। सेकेंडली, उसमें आप जो भी वैल्यू ऐड करोगे, कुछ तो टेक्निकलिटी चाहिए ना, कि उसमें कितना मसाला डालना है, कितना सॉल्ट डालना है, या कौन से टेक्निक से करना है, उसको फ्रीज कैसे करना है ताकि वो मसाला खराब ना हो, उसमें एयर ड्राई करना है, पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। फिर मार्केटिंग के लिए चाहिए, तो एक मार्केटिंग रिसोर्स हो गया। दैट इज द चैप्टर रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इसका डेफिनेशन मैं आपको भी रीड कराती हूँ। दैट इज प्रोक्योरिंग द रिसोर्सेस, और उन रिसोर्सेस को पुट करना है फॉर इट्स ऑप्टिमम यूज, दैट इज नोन एज द रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ये देखो, अब देखो, दैट यहां से डेफिनेशन आप अपना कर लो। रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन द context of business refers to process of obtaining and utilizing resources। obtain करना है, टेक द एग्जाम्पल ऑफ मखाना। सो मखाना आपने क्या किया, रिसोर्स को ऑब्टेन किया, यूटिलाइज किया। रिसोर्सेज को यूटिलाइज मतलब उसको एक वैल्यू एड प्रोडक्ट, पुदीना फ्लेवर बना दिया। यू हैव टू मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्स टू सपोर्ट एंड ग्रो एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सके, ग्रो हो सके। दैट इज जहां से आप न्यू रिसोर्सेज क्या करोगे। अब रिसोर्सेज की बात आ रही है, जैसे हमने बोला फिजिकल, फाइनेंशियल, टेक्निकल, एंड देर आर मेनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज। तो इन रिसोर्सेज को क्या करना है ना, एक्वायर करना है। कहां से? एक्सटर्नल सोर्सेज से या विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्सेज है, स्टाफिंग पड़ा है सब में, तो वो जरूरी थोड़ी ना कि एक्सटर्नली रिक्रूट करना है, देयर मे बी इंटरनल रिसोर्सेज एज वेल। सो वहां से आप रिसोर्सेज रिकॉग्नाइज करोगे। एंड ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है आपका? मल्टीफिसेटेड, मतलब मल्टीपल टाइम में कभी कहां से रिसोर्स को एक्वायर करना है या किसी और रिसोर्स एक्वायर करना है। सो दीज आर द काइंड ऑफ द रिसोर्स मोबिलाइजेशन डेफिनेशन, जो आप कर लो, अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हो। देखो, आई ऑलरेडी डिस्कस वन थिंग कि रिसोर्सेज का मतलब क्या है, कि सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज थोड़ी ना होंगे। देयर मे बी अ
फाइनेंशियल रिसोर्सेस नंबर वन, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेस, क्वेश्चन में भी व्हाट इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन या रिसोर्सेस क्या होते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेस क्या होते हैं। नंबर वन हो गया आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेस। फिर आप देखोगे तो आपके पास क्या है, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल, फिजिकल में क्या आएगा, वर्क स्पेस चाहिए, काम कहीं तो बैठ के करोगे, टेक्नोलॉजी से इक्विपमेंट होना चाहिए, दैट इज फिजिकल, दैट इज टेंजिबल, आप इसको दूसरा नाम दे दो टेंजिबल। ऑफिस वर्क स्पेस चाहिए, व्हीकल्स चाहिए, टूल्स मशीनरी ये सब चाहिए। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या कर सकते हो, पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, या तो अब क्या करोगे अपने पर्सनल सेविंग्स को यूज करोगे, सेकंड नंबर पे क्या करोगे, लोन्स अरेंज करने की कोशिश करोगे, लोन्स फ्रॉम द फैमिली फ्रेंड्स बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द सपोर्ट एंड बिजनेस ऑपरेशंस एंड एक्सपेंशंस। थर्ड, जब दोनों जगह से नहीं मिलेगा, ना पर्सनल सेविंग्स होगी ना बैंक लोन्स मिलेंगे, फिर आप से थर्ड नंबर पे किसके पास जाओगे, आपके इन्वेस्टर्स के पास, है ना। तो इन्वेस्टर्स में क्या क्या है, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, ये तीन वर्ड्स और इसके जैसे बहुत सारे डेफिनेशंस इस चैप्टर में बिल्कुल भी मिस नहीं करने, मोर देन इंपॉर्टेंट। इसके अलावा तो अगर आपने इसे छोड़ दिया इन वर्ड्स को तो आपका ये चैप यूनिट गया, यूनिट 4 गया, अगर आपने ये वाली डेफिनेशंस नहीं करी। अच्छे से करने, आगे जाके कवर करेंगे बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, सेल्फ हाउसिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है जी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ साथ सेकंड हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स, टैलेंट यानी रिक्रूटमेंट करना है आपका, एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्ट, आउटस्पेसिस, नेटवर्किंग होना चाहिए। अब ह्यूमन रिसोर्स में नेटवर्किंग कल हमने पढ़ा था, एंटरप्रेन्योर में नेटवर्किंग और सोशलाइज भी इंपॉर्टेंट है, वी ऑलरेडी कवर्ड है फिजिकल रिसोर्सेस। तो तीन हो गए आपके पास, यहाँ पे काउंटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, नंबर वन इज द फिजिकल, देन ह्यूमन, देन थर्ड इज द फिजिकल हो गया, फाइनेंशियल हो गया और ह्यूमन हो गया, तीन हो गए। फोर्थ करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क, राइट किसके ऊपर है, इनटेंजिबल एसेट्स पे होता है आपका, दिस आर काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट इज ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, नॉलेज उसके। सोशल और रिलेशनशिप हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, नेम भी आपको पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इन्हें लिख करके आ सकते हो। टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्यों रिसोर्स है, बिकॉज जो पर्सन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने टाइम को मैनेज कर सकता है, प्रायोरिटाइज करेगा चीजों को, सेट करेगा अपने गोल्स और डेडलाइंस को मीट करने के लिए, वो पर्सन हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। क्यों, क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर रहा है, कम वेस्ट कर रहा है, इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है, और जो काम नहीं हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, तो क्या कर दो, उस काम को डेलीगेट कर दो, यानी अपने लोअर अथॉरिटीज को दे दो काम करने के लिए। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी एंड फिजिकलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्वायरमेंट कैसा होता है बिजनेस का, डायनामिक इन्वायरमेंट होता है, अनसर्टेनिटी से भरा हुआ होता है। अगर एक एंटरप्रेन्योर के पास ऐसे रिसोर्सेस नहीं है जो अडेप्ट हो सके चेंजेस को, तो रिसोर्स के एंटरप्रेन्योर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एंड द मार्केट इंटेलिजेंस, मार्केट इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल इन टूडेज टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट चेंजिंग फैशन है, पीपल आर चेंजिंग देयर चॉइसेस इन अ सेकेंड्स, सो मार्केट इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल। व्हाट डज इट सेज, एंटरप्रेन्योर के पास रिसोर्सेज होने चाहिए टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट, मार्केट ट्रेंड, कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इन सब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट इज एट्थ टाइप ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमने छोड़ भी दिया तो हमारे पास 7 रिसोर्सेज हो गए, फॉर 9 मार्क्स वी कैन डू बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान बनाने के स्ट्रैटेजीज, कहाँ से रिसोर्स रिक्वायरमेंट करना है, स्ट्रैटेजीज कौन सी चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे होने चाहिए, तो ये सब चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है फॉर दिस पार्ट। चलिए अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेस कौन कौन से तरीके के होते हैं। सो अभी क्या है ना, हम यहाँ पे स्किप करेंगे इस पूरे पार्ट को। व्हाट आई अज्यूम इज कि आपके पास इससे ज्यादा और इम्पोर्टेंट क्या है कि रिसोर्सेस को कहाँ से एक्वायर किया जाए। आई टोल्ड यू ना कि वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपका स्क्रॉल कर रही हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्राइवेट इक्विटी फंड्स, ये आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस 5.4 का जो सेक्शन है ना, दिस सेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के कहां से ले सकते हो। प्राइवेट इक्विटी फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स के कि किसी को भी आपने अपने बिजनेस के लिए इक्विटी ऑफर किया और वहां से आपने क्या जनरेट किया, फाइनेंस जनरेट कर सकते। देखो, इट्स अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम यूज्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट
इन वेरियस इक्विटीज एंड डेट इंस्ट्रूमेंट, या तो इक्विटीज में करेंगे या डेट में करेंगे। एंड दिस फंड इज ऑथोराइज्ड बाय लिमिटेड लायबिलिटी, दैट इज LLP, जिसका पॉपुलर नाम क्या है ना, दैट इज LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करके। द इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन कितना होता है, 5 to 10 ईयर्स का इसका हॉरिजॉन रहता है। इसको डिटेल में करते हैं। ये देखो, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसमें आपको टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंड्स करना है। देखो, वेंचर कैपिटलिस्ट, वीसीज, सबको पता है, शार्क टैंक में बहुत ज्यादा आता है वीसीज क्या होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट इज अ काइंड ऑफ अ लाइक, बहुत से लोग होते हैं इसके अंदर जो लोग क्या करते हैं, नए बिजनेसेस को, स्पेसिफिकली जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, जो अभी जो क्या कर रहे हैं ना, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। सो टू द न्यू बिजनेसेस दे गिव द मनी। जनरली अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करो तो हम सबसे पहले क्या जाएंगे, लाइक अपने पर्सनल सेविंग्स को विड्रॉ करेंगे, बैंक्स के पास जाएंगे। जब सब लोग पैसा देने से मना कर देते हैं, अब न्यू बिजनेस है, वो तो न्यू शेयर्स भी नहीं इशू कर सकते है ना, कि मार्केट में शेयर्स इशू कर दे और वहां से पैसा ले लिया, और कोई बहुत जल्दी इन पे ट्रस्ट भी नहीं करता कि पैसा दे। तो ऐसे केस में कौन काम आता है, वेंचर कैपिटलिस्ट काम आते हैं। देव दीज फंड्स आर पूल ऑफ अ कैपिटल, यहाँ पे बहुत से लोग कैपिटल देते हैं एट अर्ली स्टेजेस ऑफ द स्टार्टअप। जब स्टार्टअप्स क्या होता है, अर्ली स्टेज पे होता है, उनके पास खुद के पास पैसा नहीं होता, मतलब सीड फंडिंग नहीं कर सकते, खुद के पास पैसा नहीं होता। एंड इमर्जिंग बिजनेसेस विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल, तो वो बिजनेसेस जो नए स्टार्टअप्स हैं, इमर्ज हो रहे हैं, जिनमें पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कैपिटल के पास क्या है, उनका बहुत ही कम लिमिटेड एक्सेस है, उनके पास खुद का पैसा नहीं है, बैंक्स लोन नहीं दे रहे, नो अदर पर्सन आर ट्रस्टिंग टू देम, तो उन्हें क्या बोला जाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट, दैट इज वीसीज। यहाँ पे दीज आर नेसेसरी टू रेज कैपिटल एज अ स्मॉल लैक एक्सेस टू लार्ज अमाउंट, क्योंकि उनके पास लार्ज कैपिटल नहीं होता, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। बट वीसीस क्या करते हैं ना, इनका रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें पैसा तो दे दिया, नया स्टार्टअप है, इमर्ज हो रहा है, अगर डूब गया तो वीसीस का पैसा भी डूब गया। लेकिन अगर वो स्टार्टअप आपका ग्रो कर गया तो वीसीस को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है विद इनक्रेडिबल रिटर्न्स, दैट इज वेंचर कैपिटल। ठीक है जी। सेकेंड प्राइवेट इक्विटी फंड का क्या रास्ता है, लिवरेज्ड बाय आउट, दैट इज LBO। डिफरेंस बिटवीन वेंचर कैपिटलिस्ट में जो आपका अमाउंट होता है ना, दैट इज लिटिल बिट स्मॉल, लेकिन लिवरेज पे बाय आउट का जो अमाउंट है ना, ये बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में जो है फंडिंग करते हैं। The main difference between the venture capitalist, that is larger in size than venture capitalist firm, right? और ये जो लिवरेज बाय आउट्स होते हैं, दैट इज LBO, ये क्या इन्वेस्ट करते हैं, मोर मेच्योर बिजनेसेस में। वीसीस कैसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है, जो बिजनेसेस क्या है आपके, या तो स्टार्टअप्स हैं और इमर्जिंग बिजनेसेस है, ठीक है। लेकिन LBOs कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जो ऑलरेडी मेच्योर बिजनेस है, जो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं ना, ग्रो कर चुके हैं। वीसीस कैसे इन्वेस्ट करता है अमाउंट, दे आर द स्मॉल अमाउंट्स एज कंपेयर टू LBO, ऑल्दो वो भी पैसा देते हैं, लेकिन LBOs बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अमाउंट जो है वो लीवरेज करते हैं, सो दैट कि इनका जो रिटर्न्स भी है ना वो ज्यादा आए एज कंपेयर टू कि कहीं और पैसा लगाएंगे। वो ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा आ जाए। तो जो भी कंपनी इनसे पैसा ले रही है LBO से, वो एक अच्छे खासे अमाउंट में पैसा लेती है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड बॉन्ड्स की फॉर्म में, या तो लोन लेंगे तो बॉन्ड्स, दोनों ही क्या है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी का टाइप है। सो देन जब ऐसा होता है, लीवरेज बाय आउट टेक्स प्लेस होते हैं किसके लिए, टू ईज आउट द एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी, क्योंकि इनके पास क्या है ना, ऑलरेडी पैसा तो बहुत ज्यादा है, कंपनीज ने लोन ले रखा है, तो जब कंपनीज लौटा नहीं पाते हैं, वापस नहीं कर पाते हैं ना, तो ये लोग कंपनीज को क्या करते हैं ना, एक्वायर कर लेते हैं। जब कंपनी को एक्वायर करेंगे, सो दैट मीन्स इनके जो फेवरेबल रिटर्न है एक्विजिशन करने के, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दैट मीन्स जो इन्होंने लोन ले रखा है उनपे उनको डेट पे इंटरेस्ट तो मिलना ही है एज द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, बट साथ ही साथ अगर वो कंपनी वापस नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे, कंपनी को एक्वायर कर लेंगे। सो इन दैट सिनेरियो इनका जो रिटर्न है वो फेवरेबल रिटर्न बहुत ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट दैट दे आर कैरिंग।
लेकिन एक डीमेरिट है आपके एलबीओ का, क्या कि लिवरेज बायआउट क्या करता है ना, इक्विटी रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क इंक्रीज करता है। ये किसका रिस्क इंक्रीज करता है? जिसने लिवरेज बायआउट का ऑप्शन लिया है, बिकॉज अगर लौटा नहीं पाएंगे तो उनको ऑर्गेनाइजेशन चला जाएगा, एक्विजिशन देना पड़ेगा। सो दैट इज एलबीओ। अब ये जो आपके प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, वीसी और एलबीओ दोनों, ये हमेशा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं रहते। जहां जिन्होंने भी पैसा इनके थ्रू रेस किया है, ये जो दोनों सोर्सेज हैं, एक पॉइंट के बाद एग्जिट ले लेते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस से जिन्होंने इनको लोन दे रखा है, जिन्हें इन्होंने लोन दिया हुआ है। यूजुअली ये जो पीरियड है आपका कितना होता है, 5 to 6 years। ये लोग प्लान करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। कैसे प्लान करते हैं और क्यों प्लान करते हैं? देखो, प्लान करने का एक ही रीजन है, क्या कि उन्होंने जिस भी काम में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग हो गया। लेट्स से वीसीज ने या फिर एलबीओस ने किसी एक्स वाई जी कंपनी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट किया और वो कंपनी परफॉर्म ही नहीं हो रही, दैट मीन्स उन्हें रिटर्न्स ही नहीं मिल रहे हैं या इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। सो वो क्या करेंगे ना, कंपनी नॉन परफॉर्मिंग हो गई है तो वो एग्जिट कर लेते हैं कि ठीक है जी, हम क्या कर रहे हैं, एग्जिट लेते हैं। या फिर कंपनीज उनके प्रॉफिट को उतना नहीं दे पा रही है जितना उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था, दैट द कंपनीज आर नॉट ब्रिंगिंग प्रॉफिट्स अप टू द लेवल एंड प्रोड्यूसेस लिमिटेड रिसोर्सेज। तो जो इन्वेस्टर्स हैं दोनों वीसीज और एलबीओ, इनको लगता है कि हमें बेनिफिट नहीं हो रहा, सो दे प्लान एन एग्जिट। होगा, ऐसा तो नहीं कहेंगे हम जा रहे हैं जी छोड़ के। तो कैसे एग्जिट प्लान होगा, ये चार आपको ऑप्शंस इसमें लर्न करने पड़ेंगे। so, जो भी उनका इक्विटी शेयर्स है आपके एलबीओस का और वीसीस का, जो उन्होंने लोन देते समय या इक्विटीज देते समय दिया था, वो क्या करेंगे, वो कहेगा पर्सन की सैलरीज इंक्रीज कर दो या बोनसेस इंक्रीज कर दो, कि हमारे क्या करो, हमने जो सैलरीज है या हमारे रेवेन्यूज है, आप उन्हें क्या करो, इंक्रीज कर दो बिफोर एग्जिट द कंपनी, ताकि हम एटलीस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर पाए। या ये लोग उनके जो सेलिंग शेयर्स हैं, जो उनकी इक्विटी है, वो अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो क्योंकि वीसीस में बहुत सारे लोग हैं, अगर एबीसी को एग्जिट करना और डी को एग्जिट नहीं करना, तो कहेंगे हम अपने शेयर्स एबीसी जो किसको देके जा रहे हैं, डी को अपना शेयर देके जा रहे हैं और निकल जाते हैं। या कहते हैं कि अपने एसेट्स को लिक्विडेट कर दो, मार्केट वैल्यू पे कंपनी बंद कर दो, या फिर आईपीओ दे दो। वो लोग अपना शेयर आईपीओ की फॉर्म में लोगों को देके निकल जाते हैं। दैट इज हाउ दे एग्जिट। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, व्हाट आर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हमने क्या किया, टाइप ऑफ रिसोर्सेज कर लिया और प्राइवेट इक्विटी फंड्स कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। ये आपके स्टार्टअप एक्शन प्लान्स और स्टार्टअप एक्शन स्टोरीज हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट, ये हम करेंगे। लेकिन उससे पहले और ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास, बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है। बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं? ठीक है, अब पहले इंक्यूबेटर का मतलब समझते हैं। इंक्यूबेटर पता, जब एक न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है, सो समटाइम्स क्या उसको जॉन्डिस हो गया या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करते हैं ना, इनिशियली फॉर सम आवर्स, सम डेज, 1 or 2 days, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो एक मशीन में रखा जाता है जिससे क्या बोलते हैं, इंक्यूबेटर। तो वहां से क्या है, एक ब्लू लाइट आ रही है, या उसको जो भी सामान चाहिए, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उस बेबी की, चाहे उसको ग्लूकोज लगाना है या कोई मेडिसिन चढ़ाना है, उसको कैनुला लगा दिया, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उस इंक्यूबेटर में रखती जाती है। सो उससे क्या पता लगता है कि जो भी आएगा, दिस बेबी इज इन इंक्यूबेटर, दैट मीन्स दिस बेबी इज रिक्वायर मोर अटेंशन इन एनी काइंड ऑफ फॉर्म। तो वैसे ही बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं, दीज आर द प्रोग्राम्स जो किसने डिजाइन किए हैं, गवर्नमेंट ने डिजाइन किया है टू सपोर्ट द यंग एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि वो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, अर्ली स्टेजेस पे आए हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। सो क्या है, उनको जैसे न्यू बॉर्न बेबी को इंक्यूबेशन मिलता है, तो इन्हें वैसे ही क्या मिलता है ना, इंक्यूबेटर्स में इंक्यूबेशन मिलता है। दैट मीन्स दे आर प्रोवाइडेड और मोटिवेटेड टू डू सम वर्क एंड मेंटोरशिप इन्हें प्रोवाइड किया जाता है। जैसे एक स्पेस दिया उन्हें इस स्कीम के अंदर, जिन्होंने भी बिजनेस इंक्यूबेटर का स्कीम लिया, जो बिजनेस इंक्यूबेटर्स कहने जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, उनको प्रॉपर वर्क स्पेसेस दी जाएंगी कि आप कैसे जो है काम कर सकते हो, मेंटोरशिप मिलेगा, एजुकेशन उस बिजनेस से रिलेटेड, एक्सेस मिलेगा इन्वेस्टर्स फॉर स्टार्टअप की, आप कैसे जो है इन्वेस्टर से पैसा, अगर खुद से अरेंज करने जाएंगे तो शायद प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर बिजनेस इंक्यूबेटर्स में ऑलरेडी सीख रहे हैं तो शायद उन्हें वहीं पे कुछ इन्वेस्टर्स मिल जाए जिनसे वो अपने स्टार्टअप के लिए पैसा ले पाए। एंड गवर्नमेंट इज डूइंग मेनी मच इन दिस थिंग्स।
स्टार्टअप्स के लिए, सोल इंटरप्रेन्योर्स के लिए। सो एक तरह का उन्हें एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट मिल जाता है स्टार्टअप ओनर्स को, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, बिजनेस इंक्यूबेटर्स। अब ये जो इंक्यूबेटर्स है ना, बिल्कुल फ्लेक्सिबल स्केड्यूल फॉलो करते हैं और अवेलेबल रहते हैं ऑलवेज फॉर द कस्टमाइजेशन। कभी भी उन्हें बेनिफिट चाहिए या चेंज करना है तो उसके लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। कई बार रेजिडेंसीज विद एडेड बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम के साथ साथ उन्हें मेंटोरशिप भी मिल गया। एंड दे आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब अगर किसी पर्सन को कॉर्पोरेट से टाइप ऑफ इंक्यूबेटर्स हम अभी करेंगे, अगर किसी पर्सन को कॉर्पोरेट इंक्यूबेटर की जरूरत है तो आप उसको सोशल इंक्यूबेटर में थोड़ी ना डाल दोगे। सो डिपेंड्स अपॉन नीड टू नीड, सो दैट क्या हो सके, एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट मिल सके, सबको एक नॉलेज मिल सके कि क्या कैसे काम करना है। अब हम करते हैं आपका टाइप्स ऑफ इंक्यूबेटर्स। अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट, नंबर वन इज द कॉर्पोरेट इंक्यूबेटर। व्हाट इज कॉर्पोरेट इंक्यूबेटर? कॉर्पोरेट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इन सबसे रिलेटेड। सो ये स्टार्टअप्स कनेक्ट करता है विद द अदर इंडस्ट्रीज, कंपनीज और कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि आपकी अलाइड इंडस्ट्रीज कौन सी है, कहां से उन्हें बेनिफिट मिल सकता है, और कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। जनरली फोकस क्या होता है कॉर्पोरेट इंक्यूबेटर्स का? टू बी इज एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी। ये फोकस करते हैं कि कंपनीज के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रोजेक्ट्स पे फोकस करें। मेन चैलेंजिंग पार्ट इज टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी प्रोफेशनल्स, क्योंकि नए हैं स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। सो बिजनेस इंक्यूबेटर्स, जो कॉर्पोरेट इंक्यूबेटर्स होते हैं, दे हेल्प देम टू resolve the conflicts between the company professionals and management related decision। ठीक है जी। सेकेंड इज द लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्यूबेटर। अब लोकल इकोनॉमिक है कि वहां के लोकल लोगों से मिलवाना, लोकल रिसोर्सेज की हेल्प लेना। अगर लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, एंड वन पर्सन डज नो अबाउट दैट पर्टिकुलर लोकेशन, तो उसको कैसे इंक्यूबेटर में डाला जाता है? लोकल इकोनॉमिक इंक्यूबेटर में। ये जनरली सपोर्ट करते हैं आपके स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, बिकॉज ये बहुत छोटे लोकेशंस में काम करते हैं, to improve the living conditions of the society and promote the economic development। ठीक है। सो दीज अदर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, क्या होगा इसमें, हैंडीक्राफ्ट्स वाले लोग हैं, लोकल सोर्स्ड कंपनीज से रिलेटेड आते हैं। एंड द चैलेंजेस फॉर सच इंक्यूबेटर, मेन चैलेंजेस क्या है इनके लिए, कि मैनेजमेंट क्वालिटी वॉलेटाइल होती है बहुत ज्यादा, बिकॉज लोकल एरिया से लोगों को अरेंज करना और उनसे एक हाई लेवल एक्सपेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। So that is volatile management quality and long hours, negotiations and the government risk। ठीक है, these are the type of incubators। next two type of incubator क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टर्स इंक्यूबेटर, जिन लोगों को कहीं से पैसा नहीं मिल पाता एंड दे नीड हाई मनी, सो उनके लिए प्राइवेट इन्वेस्टर इंक्यूबेटर्स होते हैं, जहां से उन्हें पैसा मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, टू हाई ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस एंड देन गेन द बेनिफिट्स बाय डीलिंग इन द शेयर्स, ताकि वो इजीली ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस के साथ लग करके शेयर्स में डील करके पैसा बना पाए। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि इनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती और ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं होती। प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, हो सकता है जल्दी भाग जाएं तो उनके पास पैसा ही ना हो इक्विटीज के लिए। देन एकेडमिक इंक्यूबेटर्स, ये सपोर्ट करते हैं आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, जो लोग टीचिंग में है, एकेडमिक में है, उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं ऑन द वेरियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो बिजनेस इंक्यूबेटर्स, बिजनेस इंक्यूबेटर एक ऐसा क्वेश्चन है दैट हैव अ 99.99% ऑफ गेटिंग कम्स द एग्जाम, तो इसको नहीं छोड़ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आपका इक्वली, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में सबको कुछ ना कुछ नॉलेज है, क्योंकि ये थोड़ा सा 10th में आया था, थोड़ा सा 11th 12th में आया था और अभी भी आया है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? इनफॉर्मल ग्रुप्स, एक विलेज में कुछ लोग जिनको पैसा चाहिए या दो दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, दोज हु फाइंड डिफिकल्टी कि हम अगर बैंक्स में पैसा लेने जाएंगे वहां पे कोलेट्रल देना पड़ेगा, मेनी मोर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो वहां पे उनको क्या होता है ना कि प्रॉब्लम आता है। सो दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट देयर। क्यों? ये लोग क्या है? इनफॉर्मल ग्रुप्स है, वी ऑलरेडी डिस्कस, आपस में ही मिलकर क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, जिनका कॉमन गोल क्या होता है, टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उनका क्या काम है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है ना, उन्हें अचीव करना है। एंड दे हैव टू कम टुगेदर टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस।
क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पैसा बैंक से लेने जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, तो क्या करते हैं आपस में, ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल 15 लोग, 15 पर्सन ने मिलकर के क्या किया ना, एक ग्रुप बना लिया। अब किसी अगर लेट्स से आउट ऑफ 15 किसी एक पर्सन को पैसा चाहिए, तो 14 लोग जो हैं, बाकी जो 14 पीपल हैं, उन्होंने पैसा इकट्ठा करके फर्स्ट को देते, सेकेंड मंथ थर्ड मंथ जब भी उसके पास पैसा होगा तो फिर से वो ग्रुप में लेकर आएगा। दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इनिशियली ये लोग अपने ही लेवल पे बने थे, धीरे धीरे इन्हें गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करना शुरू किया। इन्हें सेल्फ गवर्नड भी कहते हैं और पीयर कंट्रोल्ड ग्रुप भी कहते हैं। सेल्फ गवर्नड क्योंकि सारे डिसीजंस इनके खुद के होते हैं, खुद कंट्रोल करते हैं, किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता। पीयर कंट्रोल ग्रुप के जो मेंबर्स हैं सिर्फ आपस में ही डिसीजंस लेंगे, एंड दे ऑल कम फ्रॉम द सेम सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। बिकॉज आई टोल्ड यू ना कि सेम विलेज के लोग हैं, एक जैसे ही लोग होते हैं, तो दे कम फ्रॉम द सेम सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सो एवरीबडी अंडरस्टैंड द ईच अदर्स नीड। दैट इज सेल्फ। Now, this group has desire to perform common purposes. कॉमन पर्पसेस सॉल्व करते हैं एक दूसरे के लिए। SHG जो ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, एक तो इन्हें क्या बोल दिया, सेल्फ गवर्नड होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द व्हीकल ऑफ चेंज फॉर द पुअर। व्हीकल ऑफ चेंज ऑफ पुअर भी का, मे गेट अ क्वेश्चन, हु इज नोन एज द व्हीकल ऑफ चेंज फॉर द पुअर। तो व्हीकल ऑफ चेंज कौन होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। फिर उसके ऊपर लिखना है क्यों, क्योंकि ये लोग हेल्प करते हैं पुअर पीपल का एक कंडीशन चेंज करने के लिए, फंक्शंस करते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी कैन नॉट स्किप दैट। इस पे नोट आएगा तो 6 या 5 मार्क का नोट आता है, तो डिटेल में ही करना पड़ेगा। they generate the employment opportunities for poor and marginal sections of the society, because अगर ये लोग मिलकर के कोई काम भी शुरू करते तो वहां पे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मार्जिनल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो स्मॉल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, दे रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कलेक्टिव लीडरशिप। सब लोग मिलकर डिसीजंस लेते हैं, म्यूचुअल डिस्कशंस होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, और देर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द पीपल जो इन सोसाइटी से बाहर के हैं, तो किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कोलेटरल फ्री लोन देते हैं टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। किसी भी तरह की गारंटी नहीं देनी है, मोर्टगेज नहीं करना है, पेपर वर्क में नहीं फंसना है। एंड टू डिलीवर माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज टू द पीपल। छोटा छोटा लोन भी देते हैं, ऐसे नहीं कि मिनिमम जी इतना लोन लेना पड़ता है, वेरी माइक्रो फाइनेंस, किसी को कभी 2,000 रुपए भी चाहिए तो वो भी देते। That is self-help groups. A very, very important question. I'm telling you again and again. प्राइवेट इक्विटी, बिजनेस इंक्यूबेटर्स, VCs हो गया, LBOs हो गया, एंड योर दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ना नहीं। बेनिफिट्स क्या है, सोशल इंटीग्रिटी रहती है। दैट मीन सोशली उनको क्या है ना, एक इंटेग्रिटी की, हाँ हमारे आपस में सबने एक दूसरे से लोन लिया है, सो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंडर इक्विटी, ऐसा नहीं है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में सिर्फ मेल पर्सन ही जो है वो आपके मेंबर्स हो सकते हैं। देयर कैन बी एनी फीमेल एंड मेल ग्रुप। दे इंप्रूव सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी, क्यों, क्योंकि इंप्लॉयमेंट दे रहे हैं तो पैसा आ रहा है। एंड प्रोवाइड सोशल मार्जिनलाइज सेक्शंस आल्सो। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। दीज आर सम अदर पॉइंट्स आप कर सकते हो, लाइक बैंकिंग लिटरेसी, उनको थोड़ा बहुत पता चलने लगता है कि कैसे होता है काम। फाइनेंशियल इंक्लूजन, पैसा दे रहे हैं। एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने भी कोई स्कीम निकाले, दे हैव अ नॉलेज अबाउट इट, तो वो देते हैं। एंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, राइट। अनदर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द एंजल इन्वेस्टर्स एंड द वेंचर कैपिटल। ठीक है, वेंचर कैपिटल तो आपने कर लिया क्या होता है। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स में भी क्या है, देर आर मल्टीपल पीपल हु प्रोवाइड लोन्स टू जनरली द न्यू एंटरप्राइजेस, न्यू स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर ऑपरेशंस। ये एक कंपनी के लोग भी हो सकते हैं या फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनको आपने एंजल इन्वेस्टर्स बोला। बट द मेन इज, एंजल इन्वेस्टर सिर्फ पैसा नहीं देते, वो अपने नॉलेज, अबिलिटीज भी देते हैं सो दैट बिजनेस ग्रो कर सके। जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है ना, कि सिर्फ मनी ही देता है। सो पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन अ कंपनीज एंटरप्रेन्योरियल ऑपरेशंस इज रेफर टू एज एन एंजल। तो उसे हम क्या कहते हैं, एंजल बोलते हैं, जो कंपनी के एंटरप्रेन्योरियल ऑपरेशंस में इन्वेस्ट करता है। देयर वर वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स, क्या है, दे आर हैप्पी टू टेक ऑन रिस्क। एंजल इन्वेस्टर्स रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, और उनको क्या चाहिए ना, कि थोड़ा सा कंट्रोल भी चाहिए कंपनी के ऊपर। वेंचर कैपिटलिस्ट करते हैं कि पैसा लेते हैं, उन्हें डेट और लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए, बट एंजल इन्वेस्टर्स आर मच मोर अपॉन
taking the risk and having little ownership over the company. They are wealthy people जो बिजनेस में क्या करते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं. दे इन्वेस्टेड देयर नॉलेज एबिलिटीज इन एक्सचेंज ऑफ सम ओनरशिप इन द मैनेजमेंट. व्हाट दे वांट इज ओनरशिप इन द मैनेजमेंट. इनको अगर कंबाइन करो तो कह रहा है एंजल इन्वेस्टर्स को समटाइम्स अब वेंचर एंजल्स बोल सकते हो, सीड इन्वेस्टर्स बोल सकते हो जो इनिशियली सबसे पहले पैसा लगाते हैं, इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स बोल सकते हो. दे आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी. और अगर हम डिटेल में जाएं द डिफरेंस बिटवीन की वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे डिफरेंस होते हैं, ये देखो. ये वाला डिफरेंस आप जरूर करो. दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंजल इन्वेस्टर्स. वो कह रहा है सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है. अगर आप एंजल इन्वेस्टर्स की बात करो, एंजल इन्वेस्टर्स अपना खुद का पैसा लगाते हैं किसी भी कंपनी में, स्टार्टअप कंपनी में, या एज अ सीड इन्वेस्टर्स. लेकिन जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो थर्ड पार्टी का पैसा, मतलब ये आपका वेंचर कैपिटलिस्ट है, ये एक पर्सन है जिस जो एंटरप्रेन्योर है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट किसी बैंक से पैसा लेगा. बैंक से पैसा लेकर के अगर बैंक से 10% पे लिया है तो 2 या 3% का मार्जिन रख के 12% पे फॉर एग्जाम्पल उसने एंटरप्रेन्योर को दे दिया. लेकिन एंजल इन्वेस्टर्स में क्या है कि ये पार्ट है ही नहीं है. एंजल इन्वेस्टर्स में वो डायरेक्टली अपना पैसा देता है किससे, इन्वेस्टर्स, और जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है. ठीक है. सो ये लोग किसी थर्ड पार्टी से पैसा अरेंज करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, चाहे वो बैंक से हो, पेंशन फंड से हो, या इंश्योरेंस कंपनी से हो. राइट. नेक्स्ट, फंक्शन इन द बिजनेस. फंक्शन की बात करो तो वेंचर कैपिटलिस्ट बिजनेस में किसी भी तरह का फंक्शन परफॉर्म नहीं करते. दे ओनली प्रोवाइड सेल्स स्किल एंड एडवर्टीज प्रोडक्ट सपोर्ट. एंजल इन्वेस्टर्स एज अ मेंटोर आपके साथ रहेंगे, आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे. लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसा कुछ नहीं करते, वो ज्यादातर सेल्स और एडवर्टीजमेंट में रहते हैं. देन इज द फंडिंग. एंजल इन्वेस्टर्स आर नॉट ऑनरस बट वेंचर कैपिटलिस्ट हैव अ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टिंग. लेकिन एंजल इन्वेस्टर्स क्या होता है कि बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं. अमाउंट इन्वेस्टेड, एंजल जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो सब्सटैंशियल अमाउंट, मतलब एक नॉर्मल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, बट एंजल इन्वेस्टर्स जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते एज कंपेयर टू वेंचर कैपिटलिस्ट, बिकॉज एंजल इन्वेस्टर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, इन द रिटर्न्स ऑफ द बिजनेस. देखो है भी ये पॉइंट कि जो आपके वेंचर कैपिटलिस्ट हैं दे रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ रिटर्न्स, बट एंजल इन्वेस्टर्स को ज्यादा हाई रिटर्न डिमांड नहीं है, वो ओनरशिप चाहते हैं. डिसीजन मेकिंग इन एंजल इन्वेस्टर्स विल ऑलवेज हेल्प इन मेकिंग क्विक डिसीजंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बट वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसा किसी भी तरह का हेल्प नहीं करते. तो साथ ही साथ यहाँ पे देखो दोबारा फिर से आ गया आपके पास मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी आ गया है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ऑलरेडी हमने पीछे भी किया था, इसके 4 प्रोसेस थे, दैट इज सिंप्लीफाइंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग. तो वही यहाँ पे रिपीटेड है, आप यहाँ से कर सकते हो. ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है, लिस्ट है, प्लान्स इंट्रोड्यूस टू असिस्ट मेक इन इनिशिएटिव, कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए कौन कौन से प्लान्स लगे थे, एक बार चेकआउट कर लेते हैं. दैट इज सबको पता है PMDJDY, दैट इज प्रधानमंत्री जनधन योजना, के सबके पास क्या होना चाहिए, अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, उसमें इतने पैसे हम डालेंगे, लेकिन डाले तो किसी ने भी नहीं, है ना. स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम्स लॉन्च किए, डिजिटल इंडिया एवरीथिंग इज डिजिटली प्रोवाइड, हमने ऑलरेडी कवर किया. स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटीज, अग्नि. तो ये सब क्या है ना, एक तरह का आपका जो है सॉरी टू से दिस व्हाट प्लान्स जो थे वो गवर्नमेंट ने असिस्ट किए थे मेक इन इंडिया की, ये सब चीजें हो सकती है. सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड इंडस्ट्री है, नहीं करोगे तो चलेगा, स्किप कर दो, बहुत छोटा सा. अब देख लेते हैं कि और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं हमारे कवर करने वाले. वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल कैपिटल का डिफरेंस जरूर कर लेना है. एंटरप्रेन्योर कैपिटलिस्ट एंड वेंचर कैपिटल, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, कर लो. कौन कौन से थे वेंचर कैपिटलिस्ट में, IFC, ICICI बैंक एंड IDPI. ये सबसे ज्यादा काइंड ऑफ प्राइवेट इक्विटी नॉन वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, बस नाम कर लो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं. ठीक है जी. एंजल इन्वेस्टर्स आपने कर लिया. वी हैव डन विद द वेंचर कैपिटलिस्ट एंड द प्राइवेट बिजनेस इंक्यूबेटर्स हो गए हैं. देखो यहाँ पे ये नाम मैंने आपको बोला है, ये आप जरूर करो. ठीक है. अगर कमेंट करोगे कि मैम ये स्टार्टअप स्टोरीज डिटेल में एक्सप्लेन कर दो तो ही करूंगी, अदरवाइज यू कैन डू योर स्टार्टअप स्टोरीज.
ठीक है, और क्या है आपके पास, देन इज द एक्शन प्लान। देखो ये आप एक थोड़ा नॉर्मली 5 to 6 मार्क में कर जाओ। स्टार्टअप एक्शन प्लान्स एंड स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज कौन कौन सी है, एक्शन प्लान्स कौन कौन से होने चाहिए, और सेक्शन फंडिंग्स कौन कौन से होती हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या करो, ये वाला क्वेश्चन करो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, क्या प्रोसेस होना चाहिए। फेजेस करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट फेज क्या है, प्लानिंग फेज। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का फर्स्ट फेज क्या होगा, प्लानिंग फेज। दैट मीन्स कहां से फंड जो है वो अरेंज करने हैं, दैट इज प्लानिंग फेज। सेकेंड इज द एक्टिंग फेज, की पहले आपने चेक कर लिया कहां से करने हैं, देन इज द एक्टिंग फेज। थर्ड, रिफ्लेक्शन फेज। तो तीन फेज हैं, पहले तो ये ध्यान में रखो, इतना भी लिखोगे तो आपका क्वेश्चन तो स्टार्ट हो गया। दैट इज प्लानिंग फेज, then we have action place, and third is what we have done, third is the reflection place, that how to execute the plan, that is reflection plan। अब तीनों plans को, एक पूरा प्लान है, प्रोसेस है, तो आप छोड़ तो नहीं सकते हो, दे हैव टू बी डन इन फेजेस। सो प्लानिंग फेज में क्या होता है ना, कि वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि नीड कैसी है, दैट मीन्स कितना पैसा चाहिए, या दैट अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज से चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए तो कहां से अरेंज करना है, मटेरियल है तो क्या कौन सा चाहिए, टेक्नोलॉजी है तो कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, दैट मीन्स व्हाट वी नीड, प्लान करना है कि चाहिए क्या। स्ट्रैटेजिक प्लान, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, कौन से रिसोर्सेज को छोड़ सकता है और कौन से रिसोर्सेज जो है उन्हें ऑर्गेनाइज करने हैं। देन रिस्क असेस करेंगे कि अगर हम ये रिसोर्सेज अरेंज करते हैं, सो व्हाट इज द काइंड ऑफ रिसोर्स, जैसे कैपिटल बजटिंग होता है ना, कि एक बार अगर बड़ा पैसा लग गया इट कैन नॉट बी रिवर्स, तो दैट इज अ रिस्क असेस करेंगे। एंड स्टेक होल्डर एनालिसिस, कि अगर ये काम किया तो हमारे जो शेयर होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है, उनके रिटर्न्स पे क्या बेनिफिट, क्या प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकते हैं, दैट इज प्लानिंग फेज, सिर्फ प्लान करना है। देन एक्टिंग फेज, इंप्लीमेंट करो कि कहां से पैसा अरेंज करना है और कर लो, दैट इज एस्टैब्लिश करो टाइमलाइंस और बजट्स के साथ, दैट एक्टिवली सीकिंग एंड एक्वायरिंग द आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज, कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कहां से आएंगे, कितने आएंगे। देन कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट, एंगेज विद द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, अपनी कंपनी के गोल्स, मिशन, स्पेसिफिक उनसे बातें करो कि क्या चाहिए, कि कंपनी कैसे आगे ग्रो कर सकती है, आप उनसे ये डिस्कस कर सकते हो। देन अडेप्टेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। रिफ्लेक्शन फेज में क्या है आपके पास, रिफ्लेक्शन क्या है, असेसमेंट ऑफ आउटकम। आपने क्या किया, प्लान कर लिया, एक्शन हो गया, ठीक है। अब एक्शन हो गया तो उसका रिजल्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्शन है ना, पीछे जाके देखना है कि क्या हुआ क्या नहीं, क्या जो आपने एक्शंस लिए थे वो सही थे या नहीं थे, कंट्रोलिंग में करते थे, पीछे प्रीवियस चेक करेंगे तभी तो आगे के लिए होगा, फीडबैक्स मिलेगा। सो सेम हियर, एक्शन असेसमेंट ऑफ आउटकम, कि जो भी आपके आउटकम्स आए हैं उनको असेस करो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर पाया या नहीं कर पाया, या जो रिसोर्सेज एलोकेट थे वो आपके इफेक्टिवली यूज हुए या नहीं हुए। अगर जो भी आपका आउटकम आया है उनको लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, अच्छा किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं अच्छा हुआ है देन हाउ यू कैन इम्प्रूव फर्दर इन द फ्यूचर, कैसे कंट्रोल कर सकते हो। फीडबैक लूप्स, फीडबैक्स लेने की कोशिश करो फ्रॉम द रिफ्लेक्शन फेज इनटू द प्लानिंग फेज, क्योंकि जो भी फीडबैक आपके प्रीवियस प्लान से आएंगे वही तो आप क्या करोगे, उनको प्लानिंग में जाके आगे लगाओ। दैट इज डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट मीन्स लिख लो कि कहां से रिसोर्स मोबिलाइजेशन हुआ था, क्या आपकी सक्सेस हुई, क्या चैलेंजेस हुए और क्या लेसन जो है वो लर्न हुए, दैट इज अ रिफ्लेक्शन फेज। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करते हैं कौन सा बनता है। देखो एक है आपके पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम, के इंस्टीट्यूशंस जो है वो कैसे सपोर्ट करते हैं। अभी रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो रिसोर्सेज में सबसे पहले हमने कौन सा रिसोर्स किया था, आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से सपोर्ट होंगे, इधर प्राइवेट या पब्लिक रिसोर्सेज से क्या होने चाहिए, आपके सपोर्ट सिस्टम में आना चाहिए। तो कौन कौन से बैंक्स हैं, देखो सारे सपोर्टिंग सिस्टम यहाँ पे उसने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम, मार्केटिंग कहाँ कहाँ से मिल सकती है, स्टेक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, स्मॉल स्केल एंड नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। प्रमोशनल टूल्स आपको कैसे हेल्प करेंगे, पब्लिक रिलेशंस कैसे हेल्प करेंगे, ट्रेड फेयर्स आप यूज कर सकते हो, डिस्प्ले, सेमिनार्स एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज कैन हेल्प यू। सो दिस इज अबाउट मार्केटिंग सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है ना, तो सबसे पहले मार्केटिंग सपोर्ट कहाँ से मिलेगा,
देन टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम कहाँ से आना चाहिए? टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए? टेक्निकल पार्क्स चाहिए जो आपके लिए हेल्प करे, दैट मीन्स टेक्नो पार्क्स इन केरला। देख एग्जांपल है, टेक्नो पार्क है आपका इन केरला में, इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड पार्क इन 1990 त्रिवेंद्रम में आया था इन इंडिया फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये आपकी हेल्प करता है। क्या क्या फंक्शंस हैं? दे हैव प्लेंटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट, प्रोविजंस और मेंटेनेंस करता है, दिस इज टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम। मैनेजेरियल सपोर्ट सिस्टम के लिए क्या है, एंड फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम के लिए क्या है? ठीक है, मैनेजेरियल सपोर्ट सिस्टम के लिए क्या कहता है कि द इंफॉर्मेशन यूज इन सिस्टम इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल। फिर फाइनेंशियल के लिए क्या करोगे? फाइनेंशियल के लिए तो पूरे के पूरे बैंक्स दिए हैं, देखो, ठीक है, ये रहा, SSIB बना बैंक ने। ये क्वेश्चन अलग से भी कर लेना कि फाइनेंशियल के सपोर्ट सिस्टम कौन कौन सा है और कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाबार्ड स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चर, देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके पास 6 to 7 टू अलाउ फॉर व्हाट, मशीनरीज, इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल से एस्टैब्लिश करने के लिए। ऐसे जो है आपके पास 7 है, तो 7 में से 5 भी कर लोगे तो हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कौन से, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कौन से। दिस इज ऑल फॉर द चैप्टर। जो क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं देज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना यूनिट 4, तो मोर देन सफिशिएंट आपका कवर हो जाएगा। बट जितना है उसे अच्छे से करना, अच्छे से लिखना क्लियरली। फिर आपको जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, वट एवर बी द शीट यू हैव इन द एग्जाम, उस पूरे शीट को इक्वली डिवाइड कर दो और हर क्वेश्चन को उतने ही मार्क्स में लिखो। अगर 9 मार्क के लिए आपके पास 3 शीट्स आती हैं, तो 3 शीट्स पूरे भर के आना, लिख कर आना। डायग्राम्स बना के टाइम वेस्ट ज्यादा मत करना, बिकॉज डायग्राम्स देख करके टीचर सिर्फ खुश हो जाएगी लेकिन आप लिख करके नहीं आओगे। सो दैट इज ऑल फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।